और खबरें तफसील से। जम्मू कश्मीर पुलिस का कहना है कि रियासत में हालात खुशगवार हैं। चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी जम्मू कश्मीर ने लोगों से अपील की है कि अफवाहों पर ध्यान न दें। उन्होंने कहा कि वादी कश्मीर में गुज़श्ता 6 रोज से कोई भी फायरिंग का वाकया पेश नहीं आया है। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि फायरिंग के सिलसिले में किसी भी खबर पर ध्यान न दें, क्योंकि पुलिस ने 6 दिनों में एक भी गोली नहीं चलाई है। उन्होंने इस दौरान यह भी कहा कि वादी में हालात खुशगवार हैं और लोग बाहर आकर ईद की खरीदारी कर रहे हैं। कश्मीर में ईद से काबिल हुकूमत ने अहम इक़दामात किए हैं। तातील के दिन भी बैंक खुले रहेंगे और एटीएम की सहूलियात मुहैया रहेगी ताकि आवाम को नकद की किल्लत न हो। और वाज़ेह के मुलाजमीन की तनख्वाह भी जारी की जा रही है। सब्जियां, एलपीजी गैस और अंडे वगैरह घरों तक पहुंचाए जा रहे हैं। ईद के पेश नज़र 2.5 लाख भेड़ बकरियां मुहैया कराई गई हैं, जबकि कश्मीर में 3,557 राशन मराकज़ भी खुले रहेंगे। वादी कश्मीर में आज 7वें रोज भी बंदिशें आयद हैं। ताहम ईद उल अजहा के पेश नज़र कई इलाकों में कर्फ्यू में ढील दी गई है। लोग घरों से बाहर निकलकर मार्केट की तरफ जाते देखे जा रहे हैं, मगर दुकानें बंद होने की वजह से लोगों को मुश्किलात का सामना है। श्रीनगर के तिजारती मकाम लाल चौक में लगातार 7वें रोज भी बंदिशें जारी हैं। ताहम पुराने शहर में बंदिशों में नरमी की गई है। उधर तारीखी जामा मस्जिद के आसपास हिफाजती अमले किसी भी किस्म के नाखुशगवार वाक़े से निपटने के लिए तैनात है। जामा मस्जिद की आसपास सड़कों पर गाड़ियां नजर आ रही हैं, ताहम लोगों की नक्ल हरकत काफ़ी कम है। कुल मिलाकर अगर हम बात करेंगे, यहां ईद के सिलसिले में जो रौनकें होती थी वो आज नहीं है। रियासत जम्मू कश्मीर की खुसूसी पोजीशन को खत्म करने के बाद वादी कश्मीर में पैदाशुदा सूरत हाल से सयाहत के साथ साथ मेवा सनत को भी नुकसान का सामना है। जनूबी कश्मीर के पुलवामा और शोपियां की फ्रूट मंडियों में जहां आजकल मुख्तलिफ मेवाजात का कारोबार उरूज पर होता था, ताहम बंदिशों के सबब यहां की फ्रूट मंडियां बंद पड़ी हैं। शोपियां और पुलवामा में नाशपाती और दीगर मेवाजात की फसल तो तैयार है, लेकिन फ्रूट मंडियां बंद होने से मेवा काश्तकारों को नुकसानात से दो चार होना पड़ रहा है। सयाहत के साथ साथ वादी की मईशत में मेवा सनत का भी काफी अहम रोल माना जाता है। ईद उल अजहा के पेश नजर डिप्टी कमिश्नर बारामूला डॉक्टर जियानतु ने कई कारोबारी मराकज़ का जायजा लिया। इस दौरान इन्होंने मार्केट में कई लोगों को गिरा फरोशी की पादा में इंतबा दिया है और ये लोग इजाफी कीमतों पर अशिया बेच रहे हैं। उन्होंने इन कारोबारियों से तलकीन की कि वो मुकर्ररा कीमतों पर अशिया भेजें। उन्होंने इस दौरान कारोबारियों को हुक्म दिया कि रेट लिस्ट डिस्प्ले करें। एक बार फिर आपको बता दें, 7 रोज के बाद हालात मामूर पर लौट रहे हैं और ईद उल अजहा के पेश नज़र डिप्टी कमिश्नर बारामूला जियानतु ने कारोबारी मराकज़ का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने मार्केट में लोगों को ज़रूरी अशिया को मुकर्ररा कीमतों पर फ़रोख्त करने की तलकीन की और ज़्यादा कीमत पर फ़रोख्त करने पर उन्होंने इंतबा भी दिया। ये लोग इजाफी कीमतों पर अशिया बेच रहे थे। इन्होंने कारोबारियों को तलकीन की कि मुकर्ररा कीमत में ही फरोख्त करें। और हमारे साथ इस वक्त हमारे नुमाइंदे सनम तसद्दुक जुड़े हैं। सनम, आज 7वां रोज है, किस तरह की सहूलियात देखने को मिल रही हैं ईद के मौके पर? अब एक ही दिन बचा है। जी जलानी, अगर हम बात करें जो यहाँ पे आज अरफा का भी दिन है और यहाँ पे जो सुबह से ही जो सिविल लाइंस के साथ साथ ओल्ड टाउन जो पुराना शहर है वहाँ पे भी रिलैक्सेशन दी गई थी बंदिशों में, और उसके बाद गाड़ियों की आवाजाही और लोगों की नकल हमल जो है वो देखने को मिली। लेकिन अगर हम बात करें जो दुकानें हैं वो ना के बराबर खुली और कहीं जो
गली कोचों की जो दुकानें हैं वहाँ से लोग ईद के लिए मीट, मुर्गे और बाकी जो अशिया खुर्दनी है वो खरीदते रहे। और वहीं अगर हम बात करें जो जैसे अभी आपने विजुअल्स में भी देखा जामा मस्जिद का इलाका जहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस तो नरम कर दी गई थी, लेकिन जो हिफाजती अमला है उनको तैनात रखा गया है ताकि अगर हालात बिगड़ते हैं तो उस सूरत में जल्द वो एक्ट करके फिर से वहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस नाफिज कर सकें। और सिविल लाइंस की बात करें तो सिविल लाइंस में भी लोगों की जो नकल हमल है वो जारी है। और लाल चौक का एरिया है जो मेन बिजनेस सेंटर है वहाँ पे जो लोगों पे पाबंदियाँ अभी भी जारी है। और यहाँ पे संडे का जो मार्केट लगता है, संडे मार्केट जो कहलाता है, लेकिन इन हालातों में वो भी नहीं लग पाया है। और अगर हमने पास्ट में भी देखा है कि इस मार्केट में जो लो इनकम ग्रुप वाले लोग खासकर वो यहाँ पे आते, ईद से पहले आके वो जो ख़रीदारी करते हैं और जो ज़रूरत का सामान है यहाँ से लेते हैं, लेकिन आज वो मार्केट भी नहीं लगा है। जी सनम, 2,500 से 2.5 लाख के करीब भेड़ बकरियों का इंतजाम है और 3,557 राशन मराकज़ भी खोले गए हैं। तो ये सारी चीज़ें सरकार ने रखी हैं, फिर तकलीफ किस चीज़ की है? क्या लोग पहुंच नहीं पा रहे हैं या फिर दुकान जिस तरह से खुलनी चाहिए थी, मार्केट जिस तरह से पूरी तरह से ओपन होना चाहिए था, वो चीज़ें नहीं हुई हैं? सरकार की तरफ से जो इंतजाम हुआ है, क्या कुछ राहत मिली है इससे? जी देखिए, बात अगर करें यहाँ पे, अगर बात यहाँ पे जो अभी मवेशियों की बात करें, जो कुर्बानी के जानवर हैं उनकी कोई कमी नहीं है। वो यहाँ पे काफ़ी मिकदार में मार्केट्स में, मंडियों में देखने को मिल रहे हैं। लेकिन जैसे हमारी कल भी बात हुई कसाबों से या फिर जो नोमैड्स है जो ये मवेशी लेके यहाँ पे आते हैं, उनका ये कहना है कि यहाँ पे जो मौजूदा हालात है उसके चलते यहाँ पे काफ़ी लोग जो है वो जो लोग यहाँ पे 2-2, 3-3 बेड़े लेते थे कुर्बानी करने के लिए, वो ये फरीज़ा समझ के अब एक बेड़ ले रहे हैं। और कल हमारी एक शख्स से जो बांडीपुरा से यहाँ पे अपना मवेशी लेके आया था, उनका कहना था कि 4 रोज़ के बाद उनका एक बेड़ बिका है और उसके बाद भी उस एक बेड़ में भी उसको मतलब जो उनका अपना जो कीमत है उससे 500 रुपये कम में बेचना पड़ा। और वहीं जो मंडियाँ लगी है जहाँ जो रेट्स फिक्सड थे उससे बहुत कम में यहाँ पे ये जो लोग हैं ये कुर्बानी के जानवर बेचने के लिए मजबूर है। और वहीं अगर हम बात करें जो इस साल जो हालात रहे, जो पुलवामा अटैक हुआ था उसके बाद यहाँ पे टूरिज़्म पे खासा असर रहा था। और उसके बाद जैसे जो रमज़ान के महीने के बाद से यहाँ पे हालात सुधरना शुरू हो गए थे और मई मिड से यहाँ पे टूरिज़्म बढ़ना शुरू हो गया था और फिर टूरिस्ट की आमद का सिलसिला शुरू हुआ था, जो अभी जो 2 तारीख को फरमान आया और तब तक जारी रहा। और लेकिन दुकानदारों से भी मेरी बात हुई, उनका ये कहना है कि जो यहाँ पे पैसा सर्कुलेट करता है वो या तो टूरिज़्म के ज़रिए से जो आता है या फिर जो यहाँ पे सरकारी मुलाजमतें लोग कर रहे हैं वो उनकी तनख्वाहों से जो ये है यहाँ पे पैसा सर्कुलेट करता है। लेकिन इस साल जो टूरिज्म पे असर रहा उसकी वजह से उस हिसाब से पैसा सर्कुलेट नहीं कर पाया। और अब जो के हालात जिस तरह से कहा जा रहा है कि तनख्वाहें भी जारी की जा रही हैं, बैंक खुले रहेंगे छुट्टी के दिन, एटीएम में भी कैश डाला जाएगा, ये भी जो है सहूलतें, इस सहूलतों का ऐलान किया गया है, तो क्या कुछ दिखाई दे रहा है सर इसका? खरीदारी करते रहते थे जी। जी देखिए, अगर हम बात करें यहाँ पे जो एटीएम्स है, एटीएम्स तो खैर खुले ही रहते हैं और यहाँ पे कई एटीएम्स है जो ड्राई हो चुके हैं जहाँ पे पैसा मौजूद नहीं है। और वहीं जो बैंक जो खोले गए हैं उसकी वजह से कहीं उन लोगों को सहूलियत बहाम होगी जिनको खातों में पैसा है और वो निकाल नहीं पाते हैं, वो उनके लिए ये एक फैसिलिटी हो सकती है। जैसे कल हमने एक रिपोर्ट त्राल से भी चलाई थी, उसमें ये बताया गया था कि किस तरह से लोग वहाँ पे आ रहे हैं और वो पैसा निकालने के लिए आए थे, लेकिन बैंक के जो मुलाजिम है वो नहीं आ पाए थे और उसकी वजह से वो उनको लग रहा था कि उनकी ईद फीकी हो रहेगी और उनके पास पैसा ना होने की वजह से वो ईद की खुशियों में शामिल नहीं हो पाएंगे। लेकिन उस तरह के लोग जो पैसा निकालने के लिए बैंकों पे मुनहसर रहते हैं उनके लिए ये वाकई में एक बड़ी सहूलियत के रूप में देखा जा सकता है। जी जलानी सनम, कल ईद होगी, ईद की नमाज होगी, जामा मस्जिद या दीगर बड़ी ईदगाहें हैं, क्या कुछ ईद की तैयारियों, ईद की नमाज के लिए इंतजामिया कोई बड़ी राहत दे सकता है कुछ वक्त के लिए?
जिलन जी की बात अगर हम करें जो यहाँ पे हालांकि सरकार की ओर से ये कहा गया है कि वो ईद पे नरमी रखेंगे और ईद नमाज पढ़ने की इजाज़त देंगे, लेकिन हमें नहीं लगता है कि जो बड़े इज्तिमात है वो हो पाएंगे। और ईदगाह की अगर हम बात करें, ईदगाह और जामा मस्जिद में तो ईद नमाज नहीं हो पाएगी, लेकिन जो छोटी छोटी जो मोहल्लों में मसाजिद है उनमें छोटे छोटे इज्तिमा जो है उनको अलाउ किया जाएगा और वहाँ पे ही नमाज अदा होगी। हालांकि अभी तक इंतज़ामिया की ओर से ये साफ़ नहीं हुआ है कि क्या वो ईदगाह में जो यहाँ पे श्रीनगर की हम अगर बात करें तो वहाँ पे वो अलाउ करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन जो हमें हालात को देखते लग रहा है उस हिसाब से हमें नहीं लगता है कि बड़े इज्तिमा को इजाज़त दी जाएगी, क्योंकि वहाँ पे खदशा रहेगा कि ज़्यादा लोग जमा होंगे और वो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हो सकती है इंतज़ामिया के लिए। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सनम इस पूरी जानकारी के लिए। तो ये थे हमारे नुमाइंदे सनम तसद्दुक, तफसीलात दे रहे थे कि सरकार ने अभी बाज़ाब्ता कोई ऐसा ऐलान नहीं किया है, लेकिन मोहल्ले की जो मसाजिद है उसमें ईद की नमाज अदा करने में राहत और नरमी दी जाएगी। आगे बढ़ेंगे। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने दफ़ा 370 के हटाए जाने पर कहा कि इससे वादी में दहशतगर्दी का खात्मा होगा। अमित शाह ने कहा कि कानून साज की हैसियत से मैं ये सोचता हूं कि दफा 370 को बहुत पहले खत्म कर देना चाहिए था। उन्होंने कहा कि वज़ीर दाखिला की हैसियत से मेरे दिमाग में इसको हटाने में कोई भी परेशानी नहीं थी और मुझे पूरा यकीन है कि वादी में अब दहशतगर्दी का खात्मा होगा और वादी कश्मीर तरक्की की राह पर चलेगी। अमित शाह ने चेन्नई में यह बयान दिया। अमित शाह ने चेन्नई में एक किताब की रस्म रुनुमाई में शिरकत की। सोनिया गांधी को कांग्रेस का अबूरी सदर मुंतखब किया गया है। सीडब्ल्यूसी की मीटिंग में राहुल गांधी ने फिर इस ओहदे को ठुकरा दिया। जब तक पार्टी नए सदर के तौर पर किसी लीडर का इंतखाब नहीं करती तब तक सोनिया गांधी पार्टी की कमान संभालेंगी। कांग्रेसी लीडरों ने उम्मीद जाहिर की है कि सोनिया गांधी की क़यादत में कांग्रेस पार्टी फिर से अपनी खोई हुई साख वापस हासिल करेगी। महीने की लंबी कवायद के बाद कांग्रेस को अपना नया अध्यक्ष के तौर पर सोनिया गांधी मिली हैं। कल जो सीडब्ल्यूसी की एक लंबी बैठक हुई, मैराथन बैठक हुई, उसमें अंतरिम तौर पर सोनिया गांधी को अध्यक्ष चुना गया है। 2.5 महीने पहले कांग्रेस अध्यक्ष के पद से राहुल गांधी ने इस्तीफा दे दिया था। लोकसभा चुनाव में अपनी हार की जिम्मेदारी लेते हुए उन्होंने इस्तीफा दिया, जबकि 2.5 महीने तक लगातार ये कोशिश की जाती रही कि राहुल गांधी अपना इस्तीफा वापस ले लें, लेकिन उन्होंने नहीं माना किसी भी कांग्रेस के पदाधिकारी की बात और अपने इस्तीफे की पेशकश पर अड़े रहे और अंत में कल सीडब्ल्यूसी की जो बैठक हुई उसमें उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया। अब कांग्रेस के सामने एक बड़ी चुनौती है कि पूर्णकालिक अध्यक्ष कौन हो जो सबको साथ लेकर चले, सबका नेतृत्व कर सके। ये एक बड़ी चुनौती कांग्रेस के सामने और इसी वजह से कांग्रेस की कमान जो है एक बार फिर भले ही अंतरिम तौर पर सोनिया गांधी को दी गई है, क्योंकि उनके पास एक लंबा समय है। कांग्रेस को बुरे वक्त में सोनिया गांधी का सहारा मिला, सोनिया गांधी ने अपना हाथ बढ़ाया और कांग्रेस को एक मुकाम पर यानी सत्ता के केंद्र में पहुंचाया। अब फिर कांग्रेस खतरे में है, अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही है और कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं उनको फिर सोनिया गांधी ही याद आई हैं। उन्हीं पर भरोसा किया गया है कि वो ही अपने करिश्माई नेतृत्व से कांग्रेस को आगे बढ़ाएं और पार्टी को फिर केंद्र में लाएं यानी सत्ता में। वो सत्ता में कब आएगी ये अभी नहीं कह सकते, पूर्णकालिक अध्यक्ष कब मिलेगा ये भी नहीं कह सकते। सिर्फ कवायद चल रही है कि एक ऐसा चेहरा जिस पर सभी का विश्वास हो और जो सबको साथ लेकर चले। कैमरामैन अनिल के साथ नई दिल्ली से अशरफ काज़मी, न्यूज़ 18। न्यूज़ 18 से बात करते हुए भूपेश बघेल ने कहा कि सोनिया गांधी को क़यादत का तजुर्बा भी है और पार्टी से सबको जोड़े रखने का हौसला भी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मेरे साथ हैं। सर, कांग्रेस की कमान फिर सोनिया गांधी के हाथ में। देखिए, ये कांग्रेस के संविधान के अनुरूप कल फैसला हुआ सीडब्ल्यूसी में और जब अध्यक्ष इस्तीफा दे दे तो उस हिसाब से फिर सीडब्ल्यूसी अंतरिम अध्यक्ष का चयन करती है। तो उसी प्रक्रिया के तहत
मिसेस सोनिया गांधी को कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में, अंतरिम अध्यक्ष के रूप में उसकी नियुक्ति हुई है। मैं कल मिल के उनको बधाई दिया है और मैं समझता हूं कि सोनिया जी वैसे भी 17 साल तक के इस पद को सुशोभित कर चुकी है और उसके नेतृत्व में हम अनेक चुनाव जीते हैं। हमें पूरा विश्वास है सोनिया जी के नेतृत्व में अंतरिम अध्यक्ष बने उसमें फिर से हमको जीत हासिल होगी। सोनिया गांधी संकट मोचक की हैसियत से रही, 19 साल रही हैं, फिर उम्मीद है कि उभरेंगी। तो भूपेश बघेल जी को उम्मीद है कि सोनिया गांधी दोबारा कांग्रेस को उभारेंगी। कैमरामैन अनिल के साथ नई दिल्ली से अशरफ काज़वी, न्यूज़ 18। वहीं मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि कांग्रेस गांधी खानदान से बाहर नहीं निकल पा रही है और न ही कभी निकल पाएगी। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी, उनसे हम बात करते हैं। सर, जिस तरह से सोनिया गांधी को फिर से कांग्रेस की कमान दी गई है, कैसे देखते हैं सर इसे? देखिए, एक बात आपको समझना चाहिए कि जो कांग्रेस की मंडली है वो परिवार की कुंडली की चक्रव्यूह से बाहर नहीं निकल पाएगी। ये बात पूरा देश भी जानता है, चाहे वो जितना भी नाटकीय घटनाक्रम करें। और देश के मूड और माहौल का मजाक उड़ाते उड़ाते कांग्रेस और कांग्रेस के नेता खुद मजाक बनते जा रहे हैं। हाँ सर, लेकिन जिस तरह से हम देखें कि लगातार कवायद की जा रही थी, कोशिश की जा रही थी, आखिरी वक्त तक कोशिश की गई कि राहुल गांधी को ही कांग्रेस की कमान संभाले, उन्हें ही कांग्रेस। मैंने आपको एक शब्द कहा ना कि कांग्रेस की मंडली परिवार की कुंडली के चक्रव्यूह से बाहर नहीं निकल पाएगी, न निकलने दी जाएगी। ठीक है, बहुत धन्यवाद। कैंपसन हनुम के साथ विनीत कुमार, न्यूज़ 18 दिल्ली। मुल्क भर में सैलाब ने जबरदस्त तबाही मचा रखी है। केरल, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तराखंड समेत मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों में सैलाब से लोग बेहाल हैं। अब तक 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। रियासतों की इंतजामिया इमदादी कार्रवाई में मसरूफ है। फौज और फजाइया की मुख्तलिफ टीमें सैलाब से बरसर पैकार लोगों को बचाने में मसरूफ हैं। महकमे मौसमियात ने मजीद बारिश का अलर्ट जारी किया है। वहीं खबर है कि मुताबिक वज़ीर दाखिला अमित शाह आज कर्नाटक का दौरा करेंगे। हेलीकॉप्टर के जरिए सैलाबजदा इलाकों का मुआयना करेंगे। निर्मला सीतारमण ने कल सैलाबजदा इलाकों का दौरा किया था। कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कारगुजार सदर ईश्वर खांड्रे ने कहा कि शिमाली कर्नाटक में भयानक सैलाब की वजह से आम जिंदगी बुरी तरह मुतासर हुई है। सैकड़ों अवाम कई मुश्किलात का सामना कर रहे हैं, लेकिन अवाम को राहत पहुंचाने में रियासती हुकूमत ये अक्सर नाकाम हो चुकी है। ईश्वर खंड्रे ने सैलाब के पेश नज़र कर्नाटक के रायचूर जिले में सैलाब के कई सूरत हाल का जायजा लिया और वहीं उन्होंने कहा कि एक तरफ अवाम सैलाब से परेशान है, दूसरी तरफ वज़ीर आला येडियुरप्पा रियासती काबीना तश्कील देने में लगे हुए हैं। ईश्वर खंड्रे ने जल्द से जल्द सैलाब से मुतासरा लोगों को राहत पहुंचाने और मुआवजा देने का हुकूमत से मुतालबा किया। पटना के बकरी बाजार की रौनक अपने शबाब पर है। यहाँ मजहब की कोई दीवार नहीं है। हिंदू भी हैं और मुसलमान भी, ताजिर भी और आम लोग भी जो बकरा पालते हैं और बकरीद के मौके पर अपने जानवर को फरोख्त कर अपनी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। इस बाजार में बकरी ताजिर की चांदी रहती है। गांव के गरीबों की भी माली हालत बेहतर हो जाती है। पटना के बकरी बाजार की रौनक अपने शबाब पर है। यहाँ मजहब की कोई दीवार नहीं, हिंदू भी हैं और मुसलमान भी, ताजिर भी और आम लोग भी जो कि बकरा पालते हैं और बकरीद के मौके पर अपने जानवर को फरोख्त कर अपनी जरूरतों को पूरा करते हैं। इस बाजार में बकरी ताजिर की चांदी रहती है। गांव के गरीबों की भी माली हालत बेहतर हो जाती है। 30 बरसों तक बकरी बाजार पटना स्टेशन पर लगता रहा, लेकिन गुज़िश्ता 15 साल से बकरी बाजार राजा बाजार में लगता है। 2 किस्म का यह मंडी लगता है, एक बकरीद, एक दशहरा। उसमें भी इसी अंदाज से काफ़ी तादाद में बकरा आता है। तो इसमें कोई मतलब कौम की या किसी मज़हब की कैद नहीं है। सारे लोग गांव देहात में इसको पालते हैं और ये 2 फेस्टिवल का इंतज़ार करते हैं और क्योंकि इस फेस्टिवल में उनको ज़्यादा से ज़्यादा कीमत मिलती है, इसलिए उनकी माली हालत भी बेहतर हो जाती है। बकरा ताजिरों के मुताबिक उन्हें बकरीद का पूरे साल शिद्दत से इंतजार रहता है। आम किसानों को भी इस मौके का जबरदस्त फायदा होता है। यहाँ पे अच्छा बिकता है, यहाँ पे इंतजार देखते हैं, बाबू लोग आते हैं तो अच्छा खस्सी बेचने वाले हम लोग रहते हैं। हर चीज़ बेचते हैं हम लोग खस्सी यहाँ पे। खस्सी बाजार में है 70-80 हज़ार, 1 लाख के खस्सी बिक गया।
50,000 का बिक रहा, 30,000 का बिक रहा। खसी 10,000 का बिक रहा है, 8 का भी बिक रहा है, 50 का भी बिक रहा है, सब है। साल भर तैयारी करते हैं बाबू, पाल पोस के बड़ा करते हैं, कुर्बानी में लेकर आते हैं बेचने के लिए यहाँ मंडी में। एक सप्ताह से है हम लोग यहाँ बेच रहे हैं। हालांकि बकरी बाजार महंगा है, इसके बावजूद खरीदारों की कोई कमी यहाँ नजर नहीं आ रही। बकरा खरीदने वाले लोगों का कहना यही है कि यूं तो कुर्बानी हमारा दीनी फरीजा है, लेकिन बकरी बाजार में सभी मज़ाहिब के लोग अपना कारोबार करते हैं। इनके मुताबिक ये तस्वीर हमारी फ़िक़े वाराना हम आहंगी को भी मजबूत करती है। गांव के गरीब लोग बकरा पोसते हैं और साल भर खिला पिला के उसको बड़ा करते हैं, इसलिए ताकि वो बकरीद के मौके पर उसको बेच सकें और वो उन लोग के रोजगार का एक साधन होता है, जिससे उन लोग की साल भर की आमदनी होती है। ये सिर्फ मुसलमान ही से नहीं जुड़े हुए हैं, इस कारोबार हिंदू भी हैं, लोग भी पालते हैं, तो उन लोगों को भी उम्मीद रहता है कि हाँ बकरीद आएगा तो हमको अच्छा माल मिलेगा। इसके बाद कटने के बाद चमड़ा इसका होता है, उससे भी व्यापार से इकोनॉमिक से भी जुड़ा हुआ है। ये कहना गैर मुनासिब न होगा कि बकरी बाजार में मजहब का कोई दखल नहीं है। यहाँ सब कारोबारी हैं या फिर गांव से आए हुए किसान जो कि अपने बकरों के साथ अच्छी कीमत की उम्मीद में इस बाजार का हिस्सा बनते हैं। और खास बात यह है कि बकरा पालने वाले लोगों की उम्मीदें यहाँ पूरी हो रही हैं। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए पटना से महफूज आलम की रिपोर्ट। इंडोनेशिया में आज ईद उल अजहा मनाई जा रही है। कई लोगों ने मस्जिदों में ईद उल अजहा की नमाज अदा की। इस मौके पर लोगों ने एक दूसरे को गले लगाकर मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर दुनिया में अमन अमान और मुसलमानों की सलामती को लेकर खुसूसी दुआएं की गई। खबरनामे में फिलहाल इतना ही। आदाब।